आज का विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपके सामने हरिओम पवार जी की 4 लाइनों को रखना चाहता हूं, जो इस प्रकार हैं। हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ है, आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत हैं। ये वक्त करेगा निर्णय, कौन सही है कौन गलत है। आंखों में खारे सागर हैं, मन में कई महाभारत। 25 जून 1975 वह रात जब भारत में इमरजेंसी लागू हुई। कुछ इसे लोकतंत्र की हत्या कहते हैं, तो कुछ इसे उस दिन की, उस समय की मजबूरी कहते हैं। अब 50 साल बाद बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के 9 जिलों मेरठ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, अलीगढ़ और बरेली में मॉक पार्लियामेंट आयोजित कर रही है। इसमें 18 साल से 25 साल के युवाओं को 1975 की इमरजेंसी पर बहस करवाने की तैयारी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इतिहास को समझाने की कोशिश है या इसके पीछे एक गहरी राजनीतिक मंशा है? क्या बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने लोकतंत्र को कुचला और आज की बीजेपी उसकी रक्षा कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज हम खुद एक ऐसे अघोषित इमरजेंसी में तो नहीं जी रहे जहां भ्रष्टाचार, मनमानी और दमन का बोलबाला है? आज हम 1975 की इमरजेंसी को न केवल समझेंगे बल्कि इसके हर पहलू, सकारात्मक और नकारात्मक, का गहरा विश्लेषण करेंगे। हम इंदिरा गांधी के उन कठोर निर्णयों पर भी नजर डालेंगे जिन्होंने भारत को विश्व मंच पर खड़ा किया। और हाँ, हम यह भी पूछेंगे कि क्या मॉक पार्लियामेंट में सिर्फ इमरजेंसी की आलोचना होगी या उन बड़े कामों का भी जिक्र होगा जो इंदिरा के दौर में हुए। आइए शुरू करते हैं। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। 1975 की इमरजेंसी को समझने के लिए हमें उस समय के भारत में जाना होगा। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी राज नारायण ने धांधली का आरोप लगाया और इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें इंदिरा गांधी की जीत को अवैध घोषित कर दिया। यह इंदिरा गांधी के लिए एक न केवल राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत झटका था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता पर रोक लगा दी। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया कि वे प्रधानमंत्री बनी रहेंगे, लेकिन कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने, वोट डालने जैसे अधिकारों पर कुछ वर्षों के लिए पाबंदी लगाई। उसी समय देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में टोटल रेवोल्यूशन का एक आंदोलन चल रहा था। बिहार और गुजरात में छात्र और युवा सड़कों पर थे। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ विपक्षी पार्टियां, जनसंघ, आज की जो बीजेपी है उससे पहले जनसंघ थी, समाजवादी पार्टी और अन्य जेपी के साथ थी। देश में अस्थिरता बढ़ रही थी। इसी बीच जेपी का एक बयान आया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश की आर्मी और पुलिस अपने शस्त्र डालकर हमारे आंदोलन को सपोर्ट करे, क्योंकि हमें देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। इसी बयान को मुद्दा बनाकर देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस की बात के तहत 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लागू कर। उनका तर्क था कि आंतरिक अशांति देश को अराजकता की ओर ले जा रही है। लेकिन क्या यह सचमुच मजबूरी थी या सत्ता बचाने की एक रणनीति थी? आइए इस पर नजर मारते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इंदिरा की राजनीति वैधता पर एक सवाल था। जेपी का आंदोलन और विपक्ष का दबाव सरकार को अस्थिर कर रहा था। और यदि बात करें आर्थिक चुनौतियों की, तो 1971 के युद्ध और वैश्विक तेल संकट के बाद भारत आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। और दूसरी तरफ इंदिरा के ऊपर राजनीतिक दबाव भी था, क्योंकि कांग्रेस के अंदर से भी इंदिरा पर सवाल उठ रहे थे। उस समय भारत आजादी के मात्र 28 साल बाद था। देश में न तो आर्थिक समृद्धि थी और न ही आज के जैसी स्थिरता। इंदिरा ने इमरजेंसी को एक कठोर कदम के रूप में चुना। क्या यह सही था? शायद नहीं, लेकिन क्या यह पूरी तरह गलत था? यह समझने के लिए हमें
दोनों पहलुओं को देखना होगा। इमरजेंसी को अक्सर लोकतंत्र का दमन कहा जाता है और इसमें कोई शक नहीं है कि इसके कई काले पहलू थे, लेकिन मित्रों इतिहास कभी एक तरफा नहीं देखना चाहिए। आइए दोनों पक्षों को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सकारात्मक पहलू। अधिकारियों के अनुशासन और कार्य क्षमता पर बात करें तो इमरजेंसी के दौरान सरकारी दफ्तरों में अनुशासन आ गया था। कर्मचारी समय पर आते थे क्योंकि देरी पर सस्पेंशन का डर था। रेलगाड़ियां समय पर चल रही थी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। और जनसंख्या जो आज का बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी बड़ा मुद्दा है। संजय गांधी के नेतृत्व में नसबंदी अभियान शुरू हुआ। उस समय भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी और यह एक गंभीर समस्या थी। संजय ने इसे नियंत्रण करने की कोशिश की, या इसे कह सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की एक पहल की। तुर्कमान गेट की कार्रवाई यदि आप देखोगे तो दिल्ली के तुर्कमान गेट में झुग्गियां हटाने का अभियान चला। यहाँ 98% मुस्लिम आबादी थी जो लाखों में थी। बीजेपी आज इंदिरा को मुस्लिम परस्त कहती है, लेकिन तुर्कमान गेट की कार्रवाई दिखाती है कि इंदिरा ने धर्म देखकर फैसला नहीं लिया। नसबंदी में भी मुस्लिम समुदाय प्रभावित हुआ और उन्होंने इसका विरोध किया। मुस्लिम चिल्लाए कि इस्लाम में नसबंदी को हराम माना जाता है, हम नसबंदी नहीं कराएंगे। फिर भी संजय गांधी ने बिना किसी दबाव के इस अभियान को सुचारू रखा। यह दिखाता है कि इमरजेंसी की कार्रवाइयों ने मुस्लिम को भी नहीं छोड़ा। अब यदि बात करें नकारात्मक पहलू की, तो विपक्षी नेताओं को, जिसे हम लोकतंत्र का दमन कहते हैं, उस समय के विपक्षी नेताओं में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जेपी, मोरारजी देसाई आदि नेताओं को मीसा के तहत जेल में डाल दिया गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगी और नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई। बात करते हैं नसबंदी के अत्याचार की, जो आज तक पब्लिक फिगर के अंदर इसका बोलबाला है। नसबंदी अभियान शुरू अच्छे इरादे से किया गया था, लेकिन जल्द ही क्रूर हो गया। अधिकारियों को टारगेट दिया गया, जिसके चलते जबरन नसबंदी हुई, क्योंकि अधिकारियों को अपने टारगेट पूरे करने थे और ऊपर के नेतृत्व को पोषित करना था, जो आज की सरकार में भी भली भांति हो रहा है। अधिकारियों ने अविवाहित बुजुर्ग और बच्चों और बिना बच्चे वाले जो पुरुष थे उनकी भी नसबंदी करा दी और उत्तर प्रदेश में रोजाना हजारों मामले दर्ज हुए। अगर बीजेपी इंदिरा को मुस्लिम परस्त कहती है तो तुर्कमान गेट और मुस्लिमों की नसबंदी इसके इस नैरेटिव को चुनौती देती है। इमरजेंसी के अनुशासन और जनसंख्या नियंत्रण जैसे मुद्दे पर ध्यान दिया, लेकिन इसकी कीमत थी लोकतंत्र और मानवाधिकार, क्योंकि अनुशासन को जारी रखना था और जनसंख्या नियंत्रण करनी थी, तो लोकतंत्र और मानवाधिकार से परे जाके इन्होंने ये डिसीजन लिया। क्या ये डिक्टेटरशिप थी? यदि हाँ, तो यह सभी के लिए बराबर थी, जो आज की सरकार में देखने के लिए नहीं मिलती। आज की सरकार सबसे पहले तो अपने कार्यकर्ताओं को ही कुचल देती है। मित्रों, अगर मॉक पार्लियामेंट में इमरजेंसी की बात हो रही है तो इंदिरा गांधी के उन कठोर निर्णयों पर भी चर्चा होनी चाहिए जिन्होंने भारत को विश्व मंच पर खड़ा किया। इंदिरा एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने अपने फैसलों से कभी पीछे कदम नहीं हटाए। आइए उनके कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम देखते हैं, जिनमें 1971 का युद्ध इंदिरा के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया। यह विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सैन्य समर्पण माना जाता है। पहला न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया। यह भारत की वैज्ञानिक और सामरिक ताकत का प्रतीक था। सिक्किम का विलय 1975 में इंदिरा ने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया, जिसमें भारत की भौगोलिक एकता मजबूत हुई। और एक और बड़ा कदम, रॉ की स्थापना 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ की स्थापना इंदिरा के दौर में हुई, जो आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण खुफिया एजेंसी है। और इससे भी कड़ा कदम ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। यह एक विवादास्पद था, लेकिन कठोर फैसला था। पंजाब में उग्रवाद को कुचलने के लिए इंदिरा ने स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। यह फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ और इंदिरा को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, लेकिन उन्होंने देश की
एकता अखंडता को प्राथमिकता दी, यानी कि देश को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। इंदिरा गांधी के ये फैसले दिखाते हैं कि वो एक ऐसी नेता थी जो अपने निर्णयों पर अडिग रहती थी। चाहे 1971 का युद्ध हो या न्यूक्लियर टेस्ट हो या ऑपरेशन ब्लू स्टार हो, उन्होंने कभी भी पीछे कदम नहीं हटाए। मॉक पार्लियामेंट में युवाओं को यह बताया जाना चाहिए कि भारत में ऐसी भी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने कठिन समय में बड़े फैसले लिए और कभी पीछे नहीं हटी। क्या आज की सरकार में भी ऐसा साहस है? ये आपके सोचने योग्य बात है। बीजेपी का कहना है कि मॉक पार्लियामेंट का मकसद 7000 युवाओं को 1975 की इमरजेंसी के अंधेरे दौर से के बारे में जागरूकता देनी है। वे इसे संविधान की हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन तो सवाल उठते हैं, क्या ये सिर्फ जागरूकता है? बीजेपी युवा मोर्चा के मुताबिक 40% युवाओं को इमरजेंसी के पक्ष में बोलना है और 60% को विपक्ष में, यानी कि यह संसद अपने आप में पहले ही मैनिपुलेटेड रहेगी। क्या यह एक तरफा नैरेटिव थोपने की कोशिश है? राजनीतिक रणनीति की बात करें तो क्या बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि इमरजेंसी के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र को कुचला और आज की बीजेपी उसकी रक्षा कर रही है, उसकी रक्षक है? अगर इंदिरा की इमरजेंसी पर बात हो रही है तो 1971 का युद्ध, न्यूक्लियर टेस्ट, सिक्किम रॉ और ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या मॉक पार्लियामेंट में इन पर चर्चा होगी? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। युवाओं को इतिहास के एक टुकड़े पर बहस करवाने की बजाय समकालीन मुद्दों, बेरोजगारी, शिक्षा, देश में बढ़ रहे नाना प्रकार के जिहाद जैसे लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद आदि आदि पर भी बहस करवानी चाहिए। जिस विचारधारा के मुद्दों पर सरकार बनी खड़ी है, लेकिन सरकार कभी भी इन जिहादी मुद्दों को अपने कार्यक्रमों में शामिल नहीं करती। लेकिन अगर इसका मकसद युवाओं को इस्तेमाल करके अपनी पार्टी को महिमा मंडित कराने का है तो यह युवाओं के साथ अन्याय हुआ। इतिहास को चुनिंदा तरीके से पेश करना खतरनाक है। मित्रों, बीजेपी 1975 की इमरजेंसी को लोकतंत्र की हत्या कहती है, लेकिन क्या हम आज एक अघोषित इमरजेंसी में तो नहीं जी रहे? आइए कुछ तथ्य देखते हैं। भ्रष्टाचार और मनमानी की बात करें तो आज अधिकारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उस पर मुकदमे लाद दिए जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, किसान नेता और हिंदूवादी नेता, पत्रकार, अधिवक्ता सबको जेल भेज दिया जाता है। क्या यह इमरजेंसी जैसी मनमानी नहीं तो क्या है? इमरजेंसी में प्रदर्शन की आजादी छीन ली गई थी। आज भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर शक्ति बरती जाती है और सरकार के खिलाफ आप प्रदर्शन नहीं कर सकते। इंदिरा अपने फैसलों पर अडिग रहती थी, लेकिन आज की सरकार, यदि हम किसान बिल की बात करें तो किसान आंदोलन के बाद सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए। क्या यह कमजोर फैसला नहीं था कि सरकार ने अपने कदम पीछे हटा लिए? क्या प्रधानमंत्री को अपनी बात पर अडिग नहीं रहना था? सीएए और एनआरसी दंगों के बाद यह कानून पूरी तरह लागू नहीं हुआ। क्या सरकार मुस्लिम समुदाय के दबाव में आ गई? यानी कि सरकार ने कड़े कदम नहीं उठाए। और अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करें तो बीजेपी 25 साल से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रही है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया और नहीं उठने वाले। जनसंख्या पर जब जब सामाजिक लोगों की आवाज बुलंद हुई, तब तब भाजपा ने अपने लोगों से जनसंख्या कानून की बात उठवाई और मुद्दे को खा गई। आज भी सामाजिक मुद्दा उठाने वाला सुरक्षित नहीं है। कार्यकर्ताओं पर यूएपीए जैसे सख्त कानून लगाए जाते हैं, उनमें क्षेत्रीय नेताओं का, हिंदूवादी नेताओं का, किसान नेताओं का या किसी भी संगठन का नेता हो, उसका सामाजिक आधार खत्म कर दिया जाता है। क्या यह लोकतंत्र है? 1975 की इमरजेंसी घोषित थी और 21 महीने चली। आज की अघोषित इमरजेंसी कब तक चलेगी कोई नहीं जानता। बीजेपी इमरजेंसी को डिक्टेटरशिप कहती है, लेकिन आज के हालात भी कम दमनकारी नहीं है। अगर मॉक पार्लियामेंट में इमरजेंसी की आलोचना हो रही है तो आज की इस अघोषित इमरजेंसी पर भी सवाल उठने चाहिए। मित्रों, एक चौंकाने वाला तथ्य,
अटल बिहारी वाजपेयी जो इमरजेंसी में जेल गए थे, बीजेपी के फाउंडर फिगर और पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे, उन्होंने 1971 युद्ध के बाद इंदिरा को दुर्गा कहा। क्या तब इंदिरा संविधान की हत्यारा नहीं थी? यह दिखाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता। अगर बीजेपी आज इमरजेंसी को संविधान की हत्या कहती है तो पहले आज के तत्कालीन अधिकारियों पर अंकुश लगाए। यह सवाल भी मॉक पार्लियामेंट में पूछा जाना चाहिए, क्योंकि आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। मित्रों, 1975 की इमरजेंसी एक जटिल अध्याय है। यह ना तो पूरी तरह काला है और ना पूरी तरह सफेद है। तुर्कमान गेट और नसबंदी जैसे कदम दिखाते हैं कि इंदिरा ने धर्म देखकर फैसले नहीं लिए, लेकिन कठोर निर्णय, 1971 का युद्ध, न्यूक्लियर टेस्ट, सिक्किम रॉ, ऑपरेशन पुलिस स्टार जैसे जो कठोर निर्णय हैं, इन्होंने भारत को मजबूत किया। बीजेपी का मॉक पार्लियामेंट एक अच्छी पहल हो सकता है, लेकिन इसे एक तरफा नहीं होना चाहिए। युवाओं को इमरजेंसी के साथ साथ इंदिरा के उन योगदानों को भी जनाना चाहिए। ये भी भारत का ही इतिहास है। और हाँ, अगर हम 1975 की इमरजेंसी की आलोचना कर रहे हैं तो आज की अघोषित इमरजेंसी भ्रष्टाचार, दमन, मनमानी पर भी सवाल उठाने का हक है। और क्या यह ठीक है, क्या गलत है, इसका फैसला इतिहास स्वयं करता है। इतिहास गवाह है कि इतिहास से कोई नहीं बचा। आप इस विषय में कैसा सोचते हैं? आप इस इमरजेंसी के बारे में क्या सोचते हैं? आज आप अघोषित इमरजेंसी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।